अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है नावल बानो। इसकी मुसन्निफ़ा हैं रज़िया भट्ट। इसे आपके लिए पढ़ा है अदनान रऊफ राजपूत ने। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की जानिब से की जा रही है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। शुक्रिया। अगर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें हमें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। बहुत शुक्रिया। हसन लुधियाने रेलवे स्टेशन से बाहर निकला। तांगे वाले लपक कर आए। नहीं बाबा जी नहीं, मुझे तांगा वांगा नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा दूर नहीं जाना। हसन तांगे वालों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब देता आगे बढ़ गया। एक तांगे वाले ने तो जबरदस्ती इसका बैग उठा लिया, छोटा सा बैग जिसमें एक सूट, एक पजामा, कमीज, शेव का सामान और घर पहनने के चप्पल थे। तांगे वाला सवारी के लिए बज़िद था, लेकिन हसन पैदल जाना चाहता था। इसका घर कुछ दूर भी तो नहीं था। सुरैया की शादी का इसे बुलावा था। सुरैया जो सुरैया खाला भी थी और सुरैया बहन भी, दोनों की बचपन से बड़ी गोट थी। अब तक बहन भाइयों का सा प्यार था। किसी और की शादी होती तो शायद हसन आने से इनकार कर देता। एक तो इसका ये आखिरी साल था, लग लिपट कर मेहनत करने की जरूरत थी। दूसरा इलेक्शन करीब आ रहे थे। मुस्लिम कौम की मौत और जीस का मार्का पड़ने वाला था। हसन तहरीक पाकिस्तान का जबरदस्त और फाल रुकन था। वैसे भी तालिब इल्म इस तहरीक की रीढ़ की हड्डी थे। जवान खून ने इस तहरीक को जोश और बलबला बख्शा था। तालिब इल्म अपनी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ मिल्क के कोने कोने में मुस्लिम लीग का पैगाम पहुंचा रहे थे। वक्त कम था और काम ज्यादा, इसलिए हसन सुरैया की शादी पर सिर्फ 3 दिन की रुखसत लेकर आया था। हालांकि अम्मा ने कम से कम 10-15 दिन की छुट्टी लेकर आने की ताकीद की थी। हसन पैदल ही चलता घर जाने वाली सड़क पर हो लिया। अपनी गली से वह भी दूर ही था कि ढोलक की आवाज इसके कानों में पड़ी। इसे सुरैया का ख्याल आ गया। इसे खूब छेड़ने के प्रोग्राम बनाया। वो तेज कदम उठाने लगा। गली की मोड़ पर इसे फहीम मिल गया। अस्सलाम वालेकुम, हसन गर्मजोशी से कहते हुए आगे बढ़ा। बचपन के दोनों दोस्त एक दूसरे से बगलगीर हुए। फहीम भी हसन को देखकर खुशी से बेख्तियार सा हो गया था। कहो कैसे हो? तुम अपनी कहो। ठीक ठाक हो ना? बिल्कुल सुनाओ। दोनों एक दूसरे का हाथ मुसाफे के बाद पकड़े, जवाब सुने बगैर अपना अपना सवाल दाग रहे थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। आओ अंदर चले, अंदर चलकर बातें करें। फहीम ने इसको बाजू से पकड़ के घर की तरफ घसीटा। गली के नुक्कड़ पर तो इनका मकान था। नहीं यार, हसन ने कहा, पहले घर जाऊंगा, चले जाना, जरा दम तो ले ले। नहीं भाई, अंदर चला गया तो घंटे वहां से भी हिल ना सकूंगा। खूब लोग आए हुए हैं ना? हाँ, तकरीबन सभी आ चुके हैं। फिर तो खूब रौनक होगी। है तो, फहीम हंसकर बोला। रौनक ही रौनक है। अच्छा, हसन ने कहका लगाया। लगता है तुम्हारी पटियाला वाली खाला भी आ चुकी हैं। खूब समझे, फहीम हंस दिया। पटियाला वाली खाला राहत की छोटी बेटी नसीरा इसे बचपन ही से पसंद थी। हसन इसका राज मोहब्बत जानता था। दोनों दोस्त चंद लम्हे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखते रहे। फिर हसन इससे घर वालों की खैरियत पूछता रहा। तुम्हारी सरगर्मियों का क्या हाल है? फहीम ने पूछा। अल्लाह के फजल से उरूज पर हैं, हसन ने कहा। बड़ा जोशो खरोश है मुसलमानों में। इंशाअल्लाह यही हालत रही तो हम बहुत जल्द मैदान मार लेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हसन ने कहा। यार आराम से बातें करेंगे, मुझे इन कपड़ों में सख्त कोफ्त हो रही है। घर जाकर मिल भी लूं और कपड़े भी बदल आऊं, फिर आकर आराम से बातें करेंगे। अच्छा भाई, और आओ तुम भी, मुझे जरा बाजार जाना है। बीबी ने 2-3 चीजें मंगवाई हैं। कब तक आ जाओगे? घंटा भर बाद। बस ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा, फिर आराम से बातें करेंगे। हसन हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ा। कई बच्चे इसके गिर जमा हो गए। हसन भाई आ गए, हसन भाई आ गए। रास्ता तो दो भाई, हसन ने एक तरफ धकेलते हुए बोला। सकीना मोमानी की बड़ी लड़की तो इसकी आमद की खबर पहुंचाने को दौड़ गई थी। महेंद्र सिंह इसे रास्ते में मिल गया। चंद मिनट वो इसकी खातिर रुका। अलैक्सलैक हुई, अहवाल भी हुई। महेंद्र सिंह हसन को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गया। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। रहीम, मामू, माँ, अहलो अयाल आ गए थे। अम्मा की खालाएं, पुप्पियां और मोमानियां भी जमा थी। सुबह बारात थी, सारे मेहमान आ चुके थे। तंग जगह के बावजूद हर कोई खुश नजर आ रहा था। शादी ब्याह के मौके पर तो बिछड़ों का मिलाप होता है। लाहौर से सफिया खाला भी आई थी। इनकी साहबजादियां माँ बच्चों के पहुंची थी। घर में इस वक्त औरतें और बच्चे ही थे। मर्द और नौजवान लड़के लाला गोपी नाथ के खुले सहन में जमा थे। बारात को यहाँ बिठाने का इंतजाम था। सभी आराइश में मसरूफ थे। सारा सहन रंग बिरंगी झंडियों से वो कलमों बना हुआ था।
दरवाजों पर केलों के पत्तों से आराइशी मेहराबें सी बनाई जा रही थी। गली के हिंदू और सिख नौजवान भी काम में पेश पेश थे। मोहल्ले की बेटी सबकी बेटी थी। तासुब और दुश्मनी की फिजा अभी ऐसे तक अवाम ना पहुंची थी। अभी इंसान मरा नहीं था। हसन घर में दाखिल हुआ, किसी को सलाम करता, किसी के सर पर चिपत लगाता, किसी से झुककर दुआएं लेता। सहन में आ गया। अम्मा सफिया खाला की साहबजादी से खाना निकलवाने आई थी। हसन को देखते ही लपक कर आई। इतनी देर से आए हो बेटा? हसन ने सर झुकाकर माँ को सलाम किया। अम्मा ने इसे लिपटा कर प्यार किया और ढेरे दुआएं दी। देने के बाद देर से पहुंचने की शिकायत की। हसन मुस्कुरा दिया। छुट्टी कितनी ली है? अम्मा ने बेसब्री से पूछा। सिर्फ 3 दिन की। क्यों? बहुत काम है अम्मा। काम की वजाहत करने से पहले ही सुल्ताना मुमानी उठ कर आ गई। हसन ने सलाम किया, इसने दुआएं दी। और भी औरतें इसके गिर्द आ खड़ी हुई। सुरैया नजर नहीं आई। लो, अब वो लोगों में घूमती फिरे। सल्लू मुमानी ने हंसकर कहा। सुबह शादी है, मायूं बैठी है। वो तो है कहाँ? ऊपर सामने वाली खिड़की में। मैं इसके पास जा सकता हूँ? क्यों नहीं? सब हंस पड़े। अम्मा ये बैग कहाँ रखूं? कपड़े तब्दील करना है। अम्मा ने गिरबान में हाथ डालकर बनियान में रखी चाबियों का गुच्छा निकालकर पीतल की लंबी सी चाबी हसन को पकड़ा दी। ऊपर मेरे कमरे में चले जा, सुरैया का जहेज वहीं रखा है। जब बाहर आओ तो दरवाजा बंद करके आना। अच्छा कहकर वो बैग हाथ पर लिए सीढ़ियों की तरफ गया। कई नए चेहरे मिले, कई आशना सूरतें नजर आई। बामुश्किल जगह बनाता वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो ऊपर कमरे में जाने ही वाला था कि सुरैया के कमरों से कहकों की आवाज आई। मैं अंदर आ जाऊं कहते हुए वो कमरे के अंदर चला गया। सुरैया की सहेलियां इसे घेरे में लिए बैठी थी। हिंदू लड़कियां भी थी, सिख भी थी, 2 ईसाई भी थी, मुसलमान सहेलियां भी थी और रिश्तेदार भी। सर्दी थी जो इतनी लड़कियों से कमरा भरा होने के बावजूद फिजा अच्छी थी। सुरैया केसरी दुपट्टे में लिपटी पलंग पर लड़कियों से घिरी हुई थी। भाई हमारी सुरैया खाला कहाँ है? हसन पलंग के करीब आ गया। 2-3 पर्दादार लड़कियां पलंग के पीछे छुप कर बैठ गई। सुरैया ने सर उठाया। हसन को देख कर फरते मुसरत से मुस्कुरा दी। बड़ी खुश हो शादी पर। हसन ने दुआ न सलाम, बस खुशी से बातें खिल रही हैं। सब लड़कियां हंस पड़ी। सुरैया ने शर्माकर मुंह घुटनों में दम लिया। तौबा तौबा, आज का जमाना है। पहले लड़कियां तो शादी के नाम पर ही रो रो कर हलकान हो जाती थी। हसन ने मजाक से कानों को छुआ। और आजकल दांत निकाल निकाल कर हंसती हैं। सब लड़कियां कहके लगा रही थी। सुरैया बेचारी शर्म से दोहरी होती जा रही थी। कुछ देर और सुरैया को सताने के बाद वो ऊपर अम्मा के कमरे में चला गया। खाना खाने के बाद हसन अजीज रिश्तेदारों से बामुश्किल जान छुड़ाकर नसीरुद्दीन के यहाँ चल दिया। फहीम से गपशप लगाने को जी चाह रहा था। बचपन के साथी एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई थी। बैठक मेहमानों से कचाखच भरा हुआ था। सफेद पगड़ी वाले बुजुर्ग थे जो हुक्क की गुड़गुड़ाहट से गरम गरम बातें कर रहे थे। नौजवान लड़के भी थे जो अपने जोश और वलवले को दबाए उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ औरतें दरवाजे में खड़ी थी। 2-4 मौमूर खवातीन जो सियासत से दिलचस्पी रखती थी बैठक के सहन में खुलने वाले दरवाजे की ओट में खड़ी गर्मा गर्म बहस सुन रही थी। हसन बैठक में जाने के बजाय अंदर सहन में चला गया। इससे पहले बीबी को सलाम करना था। कुशादा सहन भी मेहमानों, बर्तनों और कपड़ों की वजह से तंग तंग नजर आ रहा था। सहन में दाएं हाथ बावर्ची खाना था, लेकिन आज बावर्ची खाने से बाहर सहन की एक तरफ ईंटों के चूल्हे बने हुए थे जिन पर बड़े बड़े तांबे के कलई शुदा देगचों में खाना पका था। मर्द खाना खा चुके थे, अब औरतों की बारी थी। सामने वाले 2 कमरों में दस्तरखान बिछे थे। खानदान की लड़कियां बालियां खाने के बर्तन लगा रही थी। औरतें और बच्चे खासा शोर मचा रहे थे। चूल्हों के करीब रंगीन पायों वाली पीढ़ियां थीं जिन पर खानदान की उम्र रसीदा खवातीन बैठी हुई थी। बातों के साथ साथ खाना भी निकाल रही थी। एक पीढ़ी पर बीबी बैठी हुई थी। इसने केसरी दुपट्टा ओढ़ रखा था। खानदानी दस्तूर के मुताबिक शगन के तौर पर इसे ये दुपट्टा ओढ़ाया गया था। और ना बीबी जैसी संजीदा मिजाज औरत तो एक अरसे से सफेद दुपट्टे की आदी थी। हसन सहन में दाखिल हुआ तो मानूस चेहरे इसके गिर्द जमा हो गए। किसी को सलाम करता, किसी से दुआ लेता। वो बीबी की तरफ बढ़ा। सर कदरे झुकाकर इसने बीबी और इसके पास बैठी औरतों को सलाम किया। बीबी से देखकर खुश हुई। तिपाक से उठकर इसके सर पर हाथ फेरा। कब आए बेटा? खैरियत से तो रहे। कितने दिन की रुखसत मिली? बीबी ने पीढ़ी पर बैठते हुए कई सवाल कर दिए। फिर इधर उधर देखा। नाइन बर्तन साफ कर रही थी। बीबी बोली, ए रखो, जरा कुर्सी तो उठा ला इधर से। नहीं, मैं बैठक में बैठूंगा, कुर्सी ना मंगाई। नहीं नहीं, बैठो बेटा, खाना यहीं खा लो। खाना खा कर आ रहा हूं, फिर चाय ही पी लो, शीर चाय बनी हुई है। हसन मुस्कुराकर चुप हो गया। बीबी साथ वाली औरत से कहने लगी,
آپ نے پہچانا اسے خالہ سغرا؟ خالہ سغرا اپنی میچی میچی آنکھوں سے حسن کو دیکھ کر نفری میں سر ہلا کر بولی، ٹھیک یاد نہیں پڑتا، رشیدہ کا بیٹا ہے حسن۔ بیوی نے خالہ سغرا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس کر کہا، رشیدہ کا بیٹا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لو اب میں کیسے پہچانوں بھلا؟ خالہ سغرا نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، اتنا سا تھا جب دیکھا تھا، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے۔ نائن کرسی گھسیٹ لائی، جاؤ بانو سے کہو ایک پیالہ شیر چائے کا دے دے۔ بیوی نے نائن سے کہا۔ حسن کرسی کے پاس کھڑا بیوی سے خیر و عافیت پوچھنے لگا۔ بیٹے کی شادی پر وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ سلیم مسلمان بھی ہوا ہے یا نہیں؟ حسن نے ہنس کر بیوی سے کہا۔ توبہ کرو، ویسے کا ویسا ہی ہے۔ بیوی ہنسی، کیوں؟ خدا نہ خواستہ وہ ہندو ہے کیا؟ خالہ سغرا نے منہ بنا کر کہا۔ ہندو خدا نہ کرے، ہاں ہندو کا دوست ضرور ہے، کانگریسی ہے پکا۔ بیوی بولی، اور تم سارا خاندان لیگی ہو لیگی۔ خالہ سغرا نے پھر منہ کا زاویہ بدلا۔ اللہ کے فضل سے بیوی دسترخوان گھٹنے پر رکھتے ہوئے بولی، پاکستان خواب ہی لگتا ہے۔ خالہ سغرا نے ہونٹ سکیڑے۔ اس خواب کی بہت جلد تعبیر ہوگی خالہ اماں، حسن نے کہا۔ بانو چائے کا پیالہ لے کر آ گئی۔ اس نے بھی کیسری دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ حسن کو سلام کر کے اس نے چائے کا پیالہ پکڑا دیا۔ بڑے مزیدار چائے حسن بھائی۔ شکریہ، حسن نے کہا۔ تم نے بنائی ہوگی؟ جی بانو۔ حسن نے چائے کا گھونٹ لیا۔ بانو باورچی خانے کی طرف جانے لگی۔ داخلہ نہیں لیا بانو؟ حسن نے پوچھا۔ امی نے نہیں لینے دیا۔ بانو نے شکایت کی۔ کیوں بیوی؟ داخل کروا دیا ہوتا بانو کو، حسن نے کہا۔ بس میٹرک تک کافی ہے تعلیم۔ سیدہ سامنے والی چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی بولی۔ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد حسن بیٹھک میں آ گیا۔ بانو باورچی خانے میں چلی گئی۔ بیٹھک میں گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ موضوع پاکستان تھا۔ حسن کے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی سلام دعا کے سلسلے میں چند لمحے گفتگو رکی۔ وہ سب کچھ سلام کر کے ایک صوفے پر نصیر الدین کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ لڑکے بالے دری اور چھوٹے سے قالین پر بھی بیٹھے تھے جو کمرے کے درمیان میں بچھا تھا۔ معمر اور بزرگ حضرات صوفے اور کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ دو حقے تھے جن کی نے کبھی ایک سامنے ہوتی کبھی دوسرے کے سامنے۔ بحث کا مارکا کانگریسیوں اور مسلم لیگوں کے درمیان تھا۔ سلیم کٹر کانگریسی تھا۔ ان کی بٹنڈا والی پھپھی کا بیٹا کامران بھی اس کا حامی تھا۔ نصیر الدین عزیز ڈار اور ڈاکٹر شعیب میر پکے مسلم لیگی اور نظریہ پاکستان کے زبردست مبلغ تھے۔ فہیم بھی لیگی تھا۔ ہر کوئی اپنا نظریہ منوانے پر تلا ہوا تھا۔ بحث خاصی لڑائی کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ ان دنوں سب طرف یہی حال تھا۔ حسن کچھ دیر خاموشی سے ان لوگوں کے دلائل سنتا رہا۔ پاکستان کے حامیوں کی اکثریت زیادہ تھی، لیکن سلیم اور کامران ان سے برابر ٹکر لے رہے تھے۔ جوش میں آ کر کامران بولا، پاکستان پاکستان، میں پوچھتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، حاضرین میں سے کسی نے کہا۔ یہ نعرہ عوام کو بیوقوف بنا کر اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے رہنماؤں نے لگایا ہے، کامران نے غصے سے لال ہو کر کہا۔ ڈاکٹر میر لیگی تھا، اسے بھی تاؤ آ گیا۔ وہ کچھ کہنے کو تھا۔ حسن مفاہمت اور مصالحت کے انداز میں بولا، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، میں کامران کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ پاکستان کا مطلب پوچھ رہے ہیں نا کامران صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، فرمائیے۔ سلیم نے استہزائیہ انداز میں کہا، پاکستان ہماری ملی ہستی کے تحفظ کا میدان عمل ہے۔ حسن پروقار اور سنجیدہ آواز میں بولا۔ لیگیوں نے حسن کو داد بھری نظروں سے دیکھا۔ نصیر الدین اس جامع جواب پر سر ہلا کر مسکرائے۔ پیچھے کھڑے فہیم نے داد کے طور پہ اس کے کندھے کو تھپتھپایا، لیکن اس کے جواب سے کامران چمک کر بولا، 1000 سال سے مسلمان یہاں رہ رہے ہیں، ملی ہستی کے تحفظ کے لیے میدان عمل کی اب ضرورت پڑی ہے، اس کا خیال اب جناب کو آیا ہے؟ اب نہیں کامران بھائی، مسلمان نے صدی سے اس کے لیے کوشاں ہیں۔ 1000 سال تک ہم نے یہاں حکمرانی کی ہے، غلامی کا تو یہی 100 سال گزرا ہے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور غلامی میں ہم بحیثیت قوم اخلاقی، ثقافتی اور سیاسی شعور کھو چکے ہیں۔ یہ ہمارے اوصاف تھے جو ہندو نے اپنے میں پیدا کر لیے، اب یہ اوصاف اس کا قومی احساس بن چکے ہیں۔ وہ ہمیں محض عقلیت سمجھتے ہیں۔ کانگراس نے غیر فرقہ وارانہ کا خول چڑھا رکھا ہے، لیکن اس کی سرشست، اس کے افعال بلا شرکت غیر ہندو ہیں، سب بکواس، عوام کو گمراہ کرنے کا ہتھیار ہے یہ۔ کامران لال پیلا ہو کر بولا۔ فتنہ و فساد برپا کرنے کا پروپیگنڈا، سلیم بولا۔ سینکڑوں سال سے ہم ماں جائے بھائیوں کی طرح یہاں رہتے چلے آئے، ہم سب ہندوستانی ہیں۔ یہی تو المیہ ہے سلیم بھائی کہ ہم ہندوستانی نہیں، مسلمان ہیں، صرف مسلمان۔ ہم ہندوؤں سے بالکل الگ قوم ہیں۔ ہمارا مذہب، ہماری زبان، ہمارا ادب، نام و نسب
शऊर, इक़्तिदार, कानून, इखलाक, रस्म व रिवाज, तारीख और रिवायत, रुझान और मकसद, इनफरादी जाविया निगाह और फ़लसफ़ा हयात सब एक दूसरे से जुदा हैं। पाकिस्तान वो खित्ता ज़मीन होगा जहाँ मुसलमान कौम एक आज़ाद कौम बनकर अपनी रूहानी, इखलाकी, तमद्दनी, माशरती और सियासी ज़िंदगी को कामिल नशोनुमा बख्श सकेगी। वाकई एक बुजुर्ग हसन की पुरजोर तकरीर से मुतासिर होकर बोले, गुफ्तगू हल्की फुल्की जज्बाती डगर से हटकर दलाइल की रोशनी में होने लगी, इसलिए असहाब की अक्सरियत खामोशी से बातें सुनी। छोड़िए जी, हम 1000 साल से यहाँ रहते चले आए हैं, कामरान बोला। आप ठीक कहते हैं, हसन ने उसकी बात उचक ली। हम एक दूसरे से 1000 साल से मिलजुल रखते चले आए। हिंदुओं की तहजीब मुसलमानों की तहजीब से दो चार रही है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि दोनों के इख्तलाफात अपनी जगह शिद्दत से कायम है। बिल्कुल नहीं, सलीम जोश में आके बोला। इन्हीं इख्तलाफात अब बनाया जा रहा है। वो कुछ और भी कहना चाहता था। फ़हीम बोला, आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते, हिंदुइज्म और इस्लाम से दो मजहब ही नहीं, दरअसल दो मुख्तलिफ माशरती निज़ाम है। दोनों को एक समझा ही नहीं जा सकता। इसके बुनियादी असूल दूसरे से टकराते हैं, मुतजाद और मुतसादिम है। बिल्कुल। नसीरुद्दीन बोले, एक मजहब दूसरे मजहब से मुतसादम और मुतजाद है। एक की दूसरे में शादी नहीं हो सकती, एक दस्तरखान पर बैठकर खाना नहीं खा सकते, एक कौम के हीरो दूसरे कौम के बदतरीन दुश्मन है। इसीलिए तो मुसलमान की मिली और सियासी हस्ती के लिए एक ऐसा खित्ता ज़मीन की जरूरत है जहां वो आज़ादाना जिंदगी बसर कर सकें, जहां हिंदू भेड़िए हमें भेड़िए समझकर खाने को न दौड़े। हसन को जोश आ गया। जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत हो, जहाँ खुलफा राशिदीन का निज़ाम हुकूमत हो, जहाँ अरब के सहराओं से उठने वाली सदाओं की बेरोक टोक तकमील हो, जहाँ रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई और इसके माशरे की तश्कील कर सकें, जो आज से 1400 साल कबल इनका मुकद्दर रोशन करने के लिए वज़ा किया गया था। वाकई डॉक्टर मीर बोला, पाकिस्तान वो गोशा आफी है जहाँ हम हिंदू के जारयाना अज़ाइम से पनाह हासिल कर सकते हैं। सब हिंदू एक से नहीं, महात्मा गांधी। सलीम कुछ कहना चाहता था। हसन ने जोश में इसकी बात काट दी। रहने दे भाईजान, इन महात्मा की बात ना करें, ये सब ढोंग है मुसलमानों को वर्गलाने का, वरना महासभाई सतातन धर्मी आर्या समाजी तशद्दुद पर ईमान रखने वाले और अदम तशद्दुद का पुजारी सब हिंदू एक हैं, मुसलमान के बदतरीन दुश्मन। खुदा जाने आप कब इस धोखे और फरेब को समझ सकेंगे। ये मुसलमान कौम की बदकिस्मती है कि आप जैसे लोग भी इस महात्माई के कायल हो गए हैं, जिनके मुंह में राम राम और बगल में छुरी है, जो सोचे समझे मंसूबे के साथ मुसलमानों की शहर काटने की हिम्मत कर रहा है। आप लोग सख्त मुतासब हैं, कामरान बोला। मजहब को जुनून बना लिया है और इस जुनून को अब हवा दी जा रही है। मजहब को दरमियान में लाने की जरूरत ही क्या है, इसलिए कि हम पहले मुसलमान हैं फिर कुछ और, डॉक्टर मीर ने जवाब दिया। ये चंद लीडरों का जाती मवाद के लिए नारा है मीर साहब, सलीम बोला। और मैं समझता हूँ इससे फिरका वराना तासुब का हवा मिल रही है। और क्या हो रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं फसादात हो रहे हैं, इंसान का दुश्मन इंसान बन रहा है। इससे हासिल क्या होगा? हम जानते हैं कि मुसलमानों को इनके अज़म से डगमगाने के लिए कत्ल व गारत का सहारा लिया जा रहा है। अक़लियत के इलाकों में मुसलमानों की जान और माल हर वक्त खतरे में है, लेकिन हम तशद्दुद और जारियत का मुकाबला करने का अज़म कर चुके हैं। यह अज़म आज नहीं किया गया, 100 बरसों की गुलामी में मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर होता रहा है। सर सैयद और मोहम्मद अली जौहर ने मुसलमानों को उनका मुकाम याद दिलाया है। इकबाल ने उम्मीद और अमल के नए उफ़क़ रोशन किए हैं। कायदे आज़म ने हिंदू और अंग्रेज के दोहरे तसल्लुत से मुस्लिम कौम को आज़ाद कराने का बेड़ा उठाया है। कायदे आज़म ने फरमाया था, फ़हीम बोला, हम गैर मुल्की हुक्मरानों और ज़ात पात के दकियानूसी माशरती निज़ाम के दोहरे तसल्लुत में है। ये तसल्लुत कुछ मुद्दत और रहा तो मुसलमान इनफरादी तौर पर बाहैसियत इंसान और इज्तिमाई तौर पर बाहैसियत कौम सफ़ाए हिंदुस्तान से मादूम हो जाएंगे। बिल्कुल बजा फरमाया उन्होंने। अजीज डार ने तायद की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कौम इस हकीकत को समझ चुकी है, हम बेदार हो चुके हैं, सईद ने कहा। और जब कोई कौम बेदार हो जाती है, उसकी राह की रुकावटें खुद ब खुद हट जाती हैं। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। नसीरुद्दीन ने कदरे तरन्नुम से इकबाल का शेर पढ़ा। कौम आज अपने मकसद के हुसूल के लिए उठ खड़ी हुई है। ये कौम कुछ अरसे के लिए गाफिल जरूर हो गई थी, मुर्दा नहीं थी। हिंदू इसी बात से तो बौखला गया है। अजीज डार ने कहा, अंग्रेज हमारा दुश्मन है, हिंदू हमारा पैरी है।
حسن کا چہرہ جوش و جذبات سے سرخ ہو رہا تھا. دونوں اس قوم کو کچلنے کے در پہ تھے جس کے ذہن میں صلاح الدین ایوبی کے کارنامے ہیں, جس کی رگوں میں سراج الدولہ اور ٹیپو کا لہو ہے. یہ ہندو اور انگریز کی بھول ہے. سعید نے کہا, ہم پاکستان بنانے کا عزم کر چکے ہیں, پاکستان بن کے رہے گا. دیوانے کا خواب ضرور پورا ہوگا. سلیم نے طنزیہ کہا, ضرور پورا ہوگا. حسن جوش میں آ کر تیز آواز میں بولا, ہم اپنے عزم پر چٹان کی طرح ڈٹے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کا مطالبہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. ہم پاکستان محض ایک قطع زمین سمجھ کر حاصل نہیں کر رہے, ہم تو ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنے کے در پہ ہیں جہاں اسلام کے ازلی و ابدی اصولوں کو آزما سکیں, کیونکہ بقول قائد اعظم اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سر چشمہ ہے. بحث اب مدلل ہو رہی تھی, اس لیے سوائے چند کے سب غور سے سن رہے تھے. بی بی کو بھی بیٹھک اور صحن کے درمیان دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی. وہ بھی مسلم لیگ کے فعال رکن تھی, شہر میں عورتوں کی تنظیم میں شامل تھی. بانو بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے زور و شور سے ہونے والی بحث کو دلچسپی سے سن رہی تھی. اس اسلامی مملکت کا کام کر رہی تھی جو بہت جلد دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی تھی. اس نظام کے متعلق سوچ رہی تھی جو عظیم مملکت میں آزمایا جانے والا تھا. اس معاشرے کا خیال کر رہی تھی جو خالص اسلامی اقدار کا حامل ہونے والا تھا. خوشی اور مسرت کے جذبات کے سینے میں مچل رہے تھے. ایک بات ہے حسن, عبد الرحمان جو اب تک پوری گفتگو میں ایک سامع کی حیثیت رکھتا تھا, فرمائیے. حسن اس کی طرف متوجہ ہو گیا. پاکستان بنانے کا نعرہ تو تم لوگ لگا رہے ہیں, پاکستان بنے گا مسلم اکثریت کے علاقوں میں, یعنی وہی علاقے پاکستان میں شامل کرنے کا مطالبہ ہے نا جہاں مسلم اکثریت میں ہے. جی ہاں, حسن احترام سے اس بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, جی مسلم قوم کا یہی مطالبہ ہے. جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے انہیں ایک الگ ریاست کی صورت میں مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اکثریت کے علاقے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ادھر بنگال میں, ادھر صوبہ سرحد, صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب. وہ تو ٹھیک ہے. رحمان حقے کی نے کش میں لینے کے بعد نصیر الدین کی طرف کرتے ہوئے بولا, لیکن تشویش تو اس بات کی ہے کہ مسلمان ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. جن علاقوں میں وہ اقلیت میں ہیں وہاں ان کا کیا بنے گا. سلیم اور کامران رحمان کے اس نقطے پر بری طرح اچھلے, پھر طنزیہ کہکا لگا کر حسن کو دیکھا. انہیں کیا پرواہ, اقلیت کے علاقوں کے مسلمانوں کی پرواہ کریں, انہیں تو پاکستان چاہیے. پاکستان بغیر سوچے سمجھے پاکستان کا شوشہ چھیڑ دیا ان لوگوں نے. سلیم نے بھی طنزیہ کہا, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کی بہت سی جگہوں میں مسلمان بہت چھوٹی اقلیتوں میں ہیں. ان مسلمانوں کو پاکستان بن جانے کے بعد بقول تمہاری جاریت سے واسطہ نہ پڑے گا. سلیم نے حسن سے براہ راست پوچھا, قربانی کے بغیر کسی عزم کو حاصل کرنے کا خیال خوش فہمی ہے چچا جان. حسن نے سلیم کے بجائے رحمان کی طرف دیکھا. ہمیں علم ہے کہ مسلمانوں کی اقلیتیں جو پورے ہندوستان میں بکھری ہوئی ہیں غیر محفوظ رہیں گی, لیکن ہمیں یہ تو تسلی ہوگی کہ 7 کروڑ مسلمان محفوظ ہو چکے ہیں. طوفان میں کچھ نہ بچنے سے کیا بہتر نہیں کہ زیادہ حصہ بچا لیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ مسلمان اقلیتی علاقوں میں مشکل سے 2-4 ہوں گے, لیکن پاکستانی بھائی ان سے دور نہیں ہوں گے. جب کبھی ان اقلیتوں کو کسی قسم کا خطرہ پیش ہوا تو وہ تڑپ کر ان کی مدد کو دوڑیں گے. متحد اور منظم ہو کر ان اقلیتوں کی پشت پناہی کریں گے, اس لیے کہ زمین تقسیم ہو جانے سے ہمارا خون, ہمارا مذہب اور ہماری تہذیب تو تقسیم نہ ہوگی. تمہارا جواب کچھ تسلی بخش نہیں. رحمان نے پھر کہا, 7 کروڑ کو بچا کر 3 کروڑ کو ہندوؤں کا رحم و کرم پر چھوڑ دینا عقل مندی نہیں, اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں چچا جان. ہندو ہمیں اقلیت سمجھتا ہے, 1 اور 3 کی نسبت ہے ہماری ان کی. پاکستان نہ بنا تو اکثریت اقلیت کو ترسا کر مارے گی. پھر میں تو ان 3 کروڑ مسلمانوں کو غیر محفوظ نہیں سمجھتا. ایک عظیم اسلامی ریاست اور اس کے جانباز ان مسلمانوں کی پشت پر ہمیشہ رہیں گے. محمد بن قاسم کو ہزاروں میل دور ایک دکھیا بہن کی فریاد تڑپا گئی. دیوار پہ بیٹھے بھائیوں کی مصیبت اور پاکستان سرفروش دھیان نہ دیں. میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی مائیں محمد بن قاسم جنیں گی, محمود غزنوی پیدا کریں گی, اور کبھی نہ کبھی یہ لوگ سومنات کے مندر کھلوائیں گے, دائروں سے ٹکرائیں گے جن کی بات پر سب لیگی واہ واہ کہہ اٹھے. یہ سب جذباتی باتیں ہیں. سلیم بولا. کامران اب کچھ چپ نظر سا آ رہا تھا. پاکستان سب کو فریب ہے. اس زمانے میں اسلامی سلطنت کا تصور ہی ممکن نہیں. مسلم لیگی لیڈر اپنا سیاسی الو سیدھا کر رہے ہیں اور بس. حسن نے گھور کر سلیم کو دیکھا. سب عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. سلیم نے پھر کہا, یہ مسلمانوں کے اس متوسط طبقے کا نعرہ ہے جو ہندوؤں سے ملازمتوں میں مار کھا رہا ہے, یا اس سرمایہ دار طبقے کی مانگ ہے جو ہندو سرمایہ دار کا مقابلہ کرنے کا اہل نہیں. عام آدمی کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں.
जी आप बजा फरमा रहे। हसन को सलीम पर गुस्सा आ रहा है। नसीरुद्दीन इसके तेवर देखकर हंस पड़े। बहस जरूर करो लेकिन बहस में लड़ाई की सूरत ना निकल आए। नहीं अब्बा जान, लड़ाई किस बात की है? सलीम ने कहा, अपना अपना ख्याल है ना। ख्याल नहीं ईमान कहिए, हसन ताव में आकर बोला। जो कुछ भी है नजरिया पाकिस्तानी गलत है सिरे से। सलीम खुशगवार लहजे में बोला। हसन तिलमिला गया लेकिन डॉक्टर मीर और अजीज डार भी बल खाने लगे। देखो हसन, सलीम बहस खत्म करने के मूड में था। मैंने नजरिया पाकिस्तान को गलत कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आप मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों को यकजा मिलाकर इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं ना? जी। हसन का मूड बिगड़ा हुआ था और ये भी दावा करते हैं कि मजहबी रब्त इन इलाकों को मुत्तहद कर देगा जो जुग्राफियाई, लिसानी, इक्तसादी और सकाफती एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सलीम का अंदाज मुसालहाना नहीं था। बिल्कुल, हसन ने अपने जोश को काबू में लाते हुए कहा। मैं नहीं मानता, सलीम डिटाई से बोला। जिन सूबों को आप मजहबी रब से जोड़ना चाहते हैं वो मुत्तहद हो सकेंगे? क्यों नहीं? हसन जोश में आकर बुलंद आवाज में बोला। जोग्राफिया इतनी इफ्तराक अंगेज चीज है और मजहबी रब भी कोई चीज नहीं, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि तराबलस के शहीदों का लहू आपको अपने सीनों से रस्ता क्यों महसूस होता था? इराक के हादसे का दर्द आपके जिगर में क्यों उठता है? खिलाफत उस्मानिया की बका के लिए आप क्यों तड़पते हैं? सलीम को जवाब नहीं दे सका। सबने हसन को दाद भरी नजरों से देखा। ये सिर्फ मजहबी रब्त है सलीम भाई, जो जोग्राफियाई, लसानी, इक्तसादी और सकाफती हुदूद को फलांग जाता है। जब ये मजहबी रब्त हमें तराबलस, इराक और तुर्की से जोड़ सकता है तो एक ही खित्ता जमीन पर क्यों मुत्तहद नहीं रह सकता? हसन जिंदाबाद। फहीम ने हसन की पुष्ट पर हाथ मारकर कहा। सबने चीख खोल कर दाद दी। हसन नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहो। हसन मुस्कुराया। रात काफी जा चुकी थी, सुबह बारात थी। नसीरुद्दीन ने महफिल बर्खास्त कर दी। सब उठकर सोने को चल दिए। लड़के बाले, कालीन और दरी पर ही लेट गए। बीबी और बानो इनके लिए रजाइयां और तकिए लाने लगी। हसन कुछ देर सलीम के पास बैठा निजी सी बातें करता रहा। दोनों एक दूसरों के अहवाल पुरसी का मौका था। इन बातों पर इन सियासी गुफ्तगू का मुतलकन असर नहीं था जो बड़े जोर शोर से इतनी देर होती रही।